नमस्कार किसान भाइयों। आज हम धान की उन्नत खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन क्या करना चाहिए, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक वगैरह देना चाहिए, इस प्रकार से हम बात करेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि धान की जो फसल है उसके लिए क्या जलवायु और क्या टेम्परेचर और मिट्टी का क्या पीएच होना चाहिए। और साथ में देखेंगे कि जो जैविक उर्वरक है और जो हरी खाद है उसको हम किस प्रकार से अपने खेत में समावेश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। जो 18 से 20 क्विंटल जो उत्पादन मिलता है उसको हम कैसे 28-30 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों, जो कीट और बीमारियों के जो रोकथाम की जो बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम केवल पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो धान की जो फसल है उसके लिए जो जलवायु है वह उष्ण नम जलवायु होनी चाहिए। और जो मिट्टी का जो चयन है वो चिकनी मटियार मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। इस मिट्टी का आप चयन करें तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व और जो पडलिंग पर जो एक परत बनती है पडलिंग से, उसमें निच्छालन नहीं होता है। पानी की जो पूर्ति है वो आप आसानी से कर सकते हो इसमें। और टेम्परेचर की अगर बात करें, तापमान की बात करें, तो 21 डिग्री सेल्सियस 31 डिग्री सेल्सियस तक एक एवरेज तापमान पर आप आसानी से खेती बढ़िया तरीके से कर सकते हो। पीएच मान की अगर बात करें तो आप अम्लीय मृदा 4 पीएच से लेकर के 6.5 पीएच तक भी इसमें आसानी से आप खेती कर सकते हो। 4 से 6.5 पीएच वाला जो मिट्टी है वो आप उसमें बढ़िया तरीके से खेती कर सकते हो। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम हरी खाद का समावेश कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, क्योंकि नाइट्रोजन का बड़ा टाइमिंग से हमको धान की फसल में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा तत्व है ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो भी नुकसान है और कम रहे हमारी फसल में तो भी नुकसान है। तो इसको हम सटीक तरीके से किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी हम बात करें। दोस्तों, आप अगर धान की खेती जून जुलाई में कर रहे हो तो उसके 45 दिन पहले 50 दिन पहले आप सनई लगाइए। अगर आपके पास पानी की पूर्ति है, काफ़ी तेज़ ग्रो करने वाली फसल है। सनई 45 दिन में बिल्कुल आपके खंदे तक आ जाएगी और बहुत अच्छी हाइट लेकर फिर आप इसकी मचाई कर दीजिए। तो ये क्या है कि जो इसकी पत्तियां हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाती है। और आपको इससे जो गोबर की खाद है अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उससे उसकी जो पूर्ति आप उधर नहीं कर रहे हो तो आप सनई की फसल से आप इसको कर सकते हो, हरी खाद के रूप में आप कर सकते हो। और आप अगर गोबर की खाद नहीं डाल पा रहे हो तो अधिकतर देखा जा रहा है कि जो धान की खेती करते हैं वो मूंग की भी खेती करते हैं गर्मी में। तो दोस्तों, आप जो मूंग के जो अवशेष है उसको जलाए नहीं, आप हार्वेस्ट होने के बाद में मूंग को अपने खेत में सड़ने के लिए छोड़ दें उसके अवशेषों को। तो उससे जो है वो काफ़ी अच्छा जो जीवाश्म पदार्थ बनेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आप धान की जब रोपाई करने वाले हो तो अब आप एजिल्टोबैक्टर और पीएसबी कल्चर का घोल बना लें और उसमें जो धान के जो पौधे की जो जड़ें हैं उसको आप 15 मिनट तक डुबो के रखें। तो एजिटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर के घोल में अगर आप जैव उर्वरकों के घोल में आप इसको अगर 15 मिनट तक डुबो के रखोगे तो आपका जो खेत में जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपको सीधा सीधा 15% उपज जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो आपका जो 70 से 80 केजी जो यूरिया की जो मात्रा है वो आपको कम डालना पड़ेगा। और जब आपकी जो फसल जब जब रोपाई हो जाए उसके 8 से 10 दिन बाद आप नीली हरी शैवाल 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल दीजिए। तो ये भी नाइट्रोजन का जो पूर्ति है वो करते रहेगा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को आपके खेत में वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो अपने खेत में स्थिर करेगा, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। अब दोस्तों हम यूरिया, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक सल्फेट की मात्रा हमको कितनी देनी चाहिए, हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको 75 केजी यूरिया जो पहली पडलिंग है अंतिम मचाई है उसमें आपको डाल देना है। साथ में सिंगल सुपर फास्फेट आपको एक ही बार में 150 केजी 3 बैग आपको डाल देना है। और जो पोटास की अगर बात है तो आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास या बायो का पोटास आपको 70 से 75 केजी जो अंतिम पडलिंग है उसी में आपको डाल देना है। और दोस्तों इसी में आपको 25 केजी जो जिंक सल्फेट है वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अंतिम पडलिंग में डाल देना है।
तो दोस्तों इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जिंक की अच्छी पूर्ति होगी। और जो नाइट्रोजन है उसकी हमको जो कल्ले निकलने की जब अवस्था आए तब फिर हमको 75 kg डाल देना है। अब दोस्तों ये दूसरी बार अपन ने नाइट्रोजन दे दिया, और तब जब नाइट्रोजन दो तब आप के खेत में अगर पानी की आप निकासी कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, और डालने के 24 घंटे बाद आप वापस पानी इसमें छोड़ सकते हो। अब दोस्तों तीसरी बार जो नाइट्रोजन देना है वो हमको जब थोड़ी बालियाँ निकलने लग जाए तब हमको 50 kg नाइट्रोजन दे देना है, ताकि पूरी फसल में हमको नाइट्रोजन की पूर्ति हम कर सकें आसानी से और आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। दोस्तों आप यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि धान के खेत में अमोनियम सल्फेट से जो जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है उसकी उपयोग क्षमता यूरिया से कई गुना अधिक होती है। तो आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये दोस्तों 1 एकड़ एरिया के लिए हमने आपको पोषक तत्वों की जो मात्रा बताई है। और दोस्तों अगर आप इस हिसाब से अगर पोषक तत्व प्रबंधन करते हो तो जो धान का जो रोग भूरा पत्ती जो रोग है, जो पत्तियां पीली पड़ने लगती है भूरे रंग की, तो उसमें उर्वरकों की जो अनुशंसित मात्रा है अगर आप इस प्रकार से दोगे तो वो रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और ब्लास्ट जो रोग है वो नाइट्रोजन की अधिकता से हो जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से अगर पूर्ति करोगे इतनी मात्रा में तो उन रोगों से भी आपको आपकी फसल में अटैक कम देखने को मिलेगा। और जो थोड़ा बहुत रहेगा वो हम रासायनिक दवाई वगैरह या जैविक उपचार से हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब दोस्तों हम वाटर सोल्यूबल की बात कर लेते हैं कि हमको स्प्रे में किस हिसाब से कब कितनी मात्रा देनी चाहिए। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने जिंक सल्फेट अगर मिला लिया है तब तो आपके खेत में जिंक की जो पूर्ति है वो अच्छे से हो गई है। और अगर आपने जिंक सल्फेट नहीं मिलाया है तो आप जो धान की जो उम्र पौध रोपाई है उसके 20 से 25 दिन पर आप कम से कम 250 ml 200 लीटर पानी पर आपको जिंक चिलिटेड जिंक ले लेना है और आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपके जो धान की जो खेत में जो जो जिंक की पूर्ति है वो अच्छे से हो जाएगी। और जो आयरन की जो पूर्ति है वो आप फेरस सल्फेट से करें। आपको 1 kg फेरस सल्फेट 100 लीटर पानी में आपको घोल लेना है और इसका भी आप छिड़काव कर दे 1 एकड़ एरिया पे। तो इससे आपकी जो धान की जो फसल है उसमें जो आयरन की जो कमी है उसकी कमी से आपको छुटकारा मिलेगा, उसकी पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। इनकी पूर्ति करने पर दोस्तों जो धान की जो बढ़वार है वो अच्छी होगी, बालियाँ अच्छी निकलेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अब हमको जो 05234 है और जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका हमको किस प्रकार से स्प्रे करना है। दोस्तों 05234 आपको जब बालियाँ निकलने से पहले 1 kg 200 लीटर पानी पर ले लेना है और आप इसको किसी भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ में मिला सकते हो और आपको स्प्रे कर देना है। इससे जो फास्फोरस और जो पोटास की जो तुरंत पूर्ति होती है और जो दाना अच्छा भराव वाला बनेगा, क्वालिटी अच्छी बनेगी, वजनदार बनेगा, पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अब दोस्तों आपको मैग्नीशियम सल्फेट जो वाटर सोल्यूबल है वो आपको 1 kg ले लेना है और 200 लीटर पानी पर आप इसको घोलकर आप स्प्रे कर दें। अगर आपकी फसल में अगर ब्लाइट या अन्य किसी भी बीमारी का अगर आपके फील्ड पर अटैक होता है तो उससे क्लोरोसिस हो जाता है। और मैग्नीशियम के छिड़काव से पौधे में पोषक तत्वों की उपलब्धता, जो आवागमन है पौधे में, जो पोषक तत्वों का जो संचार है वो अच्छे से होता है। तो आप 1 एकड़ एरिया में 200 लीटर पानी में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट घोलकर आप स्प्रे करवा दीजिए शुरू की अवस्था में। तो आपको इससे भी काफ़ी अच्छा आपकी फसल में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से पोषक तत्व प्रबंधन करोगे तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। और जो तने का जो तना छेदक जो कीट है और जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है या ब्लास्ट है, जो हल्दी गांठ जो रोग है, इन तमाम प्रकार की हानिकारक रोगों के और कीटों के निवारण के लिए हम आने वाला नया वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।